A very good morning to everyone. Welcome back at BBVN ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन बात करते हैं अकाउंटेंसी की क्लास 12th की। इन आवर प्रीवियस क्लास अपन ने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था गुडविल का मीनिंग और गुडविल के टाइप्स की बात करी थी। गुडविल के मीनिंग की जब बात करी थी तो अपन ने कहा था गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम ड्यू टू द एफर्ट्स डन इन पास्ट। क्या कहा था? गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम विच इज ड्यू टू द एफर्ट्स डन इन द पास्ट में जो एफर्ट्स किए थे उसके लिए फ्यूचर में जो इनकम एक्सपेक्ट करते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू ही गुडविल है। क्लियर है? गुडविल के टाइप्स की बात करी थी तब अपन ने कहा था कि गुडविल दो तरीके की होती है, परचेज्ड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज्ड गुडविल के लिए अपन ने कहा था कि व्हेन ए बिजनेस इज परचेज द रनिंग बिजनेस एंड दिस द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, when the amount of purchase consideration is over or exceeds the net value of assets, the difference of these amounts are called goodwill। अपन ने 11th में भी इस चीज को पढ़ा था कि अपन ने एक जनरल एंट्री करी थी, ऊपर असेट्स नीचे लाइबिलिटीज को किया था। तब लाइबिलिटीज की अगर वैल्यू ज्यादा होती है, असेट्स की वैल्यू कम होती है, तो जो डिफरेंस होता है उसको अपन गुडविल कहते हैं। इसी चीज को अपन ने यहां लिखा है, व्हेन ए रनिंग बिजनेस इज परचेज्ड एंड द परचेज कंसिडरेशन वैल्यू इज एक्सेस ओवर द नेट असेट्स वैल्यू, देन द डिफरेंस ऑफ दीज आर कॉल्ड गुडविल। ये चीज थी। आज अपन बात करते हैं, फिर उसके बाद में अपन ने क्या कहा था कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल आर दोज गुडविल विच इज जनरेटेड बाय द सेल्फ एफर्ट्स बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस के प्रोप्राइटर्स के एफर्ट्स खुद के द्वारा किए जाते हैं और उससे जो गुडविल जनरेट होती है वो उसकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाती है। आज अपन इसकी बात करते हैं अगले टॉपिक की, और वो होता है अपना वैल्यूएशन of methods of goodwill। गुडविल के वैल्यूएशन की अपन ने पिछले चैप्टर में इसके नीड की बात करी थी कि भाई गुडविल के कैलकुलेशन की नीड क्यों पड़ती है, कब जरूरत पड़ती है। तो अपन ने क्या कहा था? व्हेन चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म, गुडविल की जरूरत पड़ती है। व्हेन द पार्टनर रिटायर्स और डेथ and the business are remaining partners continuously run the business, when goodwill की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। when an amalgamation अपन ने बताया था कि एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को टेक ओवर करना, अमालगमेशन है, उस टाइम पर गुडविल की जरूरत पड़ती है। तो ये जो टॉपिक अपन ने पढ़े थे, पीएसआर चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ एनी पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म को बंद कर देने के टाइम पर भी अपने को गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है, और अमालगमेशन। तो ये जो सारे टॉपिक अपन ने पढ़े एक्सेप्ट अमालगमेशन, ये सारे अपने अगले नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स के नेम हैं, यानी कि अपने को इनको दोबारा से पढ़ना है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आज अपन जब इसकी बात करते हैं तो अपन ये कहते हैं कि इसके मेथड्स को अपन मेजर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड है अपना कैपिटलाइजेशन मेथड। अपन ने मेजर 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। कौन कौन सा? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड्स की अगर बात करें, इनको अपन डीपली डिस्कस करेंगे आगे, अपन कंटिन्यूअसली इनको अपन डीपली डिस्कस करेंगे तीनों मेथड्स को। आज अपन बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड्स की। एवरेज प्रॉफिट मेथड को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला आ जाता है इसका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा आ जाता है इसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड को भी अपन ने एक्चुअल में 2 पार्ट में डिवाइड किया, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और
वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बात करते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की। देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड्स क्या होता है, मैं ये कहता हूं कि इफ ए बिजनेस अर्न्स द नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट फॉर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स आर कंसिडर्ड, for a specified number of years are considered are called average profit method या normal profit method। normal profit कितना है कि जो बिजनेस है जो नॉर्मली प्रॉफिट अर्न करता है, सपोज अगर एक बिजनेस ने 10 लाख रुपीस की कैपिटल इन्वेस्ट करी है और उसका 10%, एक बिजनेसमैन है, उसने क्या किया कि 10 लाख रुपीस की कैपिटल इन्वेस्ट करी और उसका एट द रेट ऑफ 10% प्रॉफिट वो अर्न करता है पर एनम की रेट से। तो 10% प्रॉफिट अर्न करने का मतलब है कि उसने हर साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है, यानी कि प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस, या फिर अपन ये कहें कि बिजनेस प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस फॉर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स आर कंसिडर्ड। नंबर ऑफ ईयर्स, अब क्योंकि अपने को एवरेज निकालना है तब अपन क्या करते हैं कि लास्ट पिछले नंबर ऑफ ईयर्स को कंसिडर करते हैं, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स, हम पूरे नहीं, स्पेसिफाइड अपने को क्वेश्चन में गिवन होते हैं। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अपना हो जाता है एवरेज प्रॉफिट, गुडविल का वैल्यूएशन के फॉर्मूला हो जाता है अपना गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट into number of purchase years। नंबर ऑफ परचेज ईयर, एक नया वर्ड आपके पास में आया। नंबर ऑफ परचेज ईयर्स का मतलब क्या होता है, सुनिए। नंबर ऑफ परचेज ईयर मींस द नंबर ऑफ ईयर्स विच फर्म लाइकली टू अर्न मोर प्रॉफिट और मच प्रॉफिट इन फ्यूचर। नंबर ऑफ ईयर्स which firm likely to earn much profit or more profit in the future due to the efforts put in the past। मतलब क्या हुआ, सिंपल सी लैंग्वेज में अपन कहें कि बिजनेसमैन फ्यूचर में और एक्सपेक्टेड यानी कि और ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की बात करता है, लेकिन वो उसको क्यों अर्न करता है, क्योंकि उसने पास्ट में एफर्ट्स किए हैं, यानी कि उसने पास्ट में मेहनत करी है बिजनेस के ऊपर, अपनी गुडविल को जनरेट किया है। जब गुडविल को जनरेट किया है तो वो फ्यूचर में उस गुडविल का बेनिफिट भी लेगा, यानी कि एक्सपेक्टेड ईयर्स की बात कर ली थी अपन ने। समझ में आया। नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या है, नंबर ऑफ परचेज ईयर मींस द नंबर ऑफ ईयर्स विच फर्म लाइकली टू द अर्न मोर प्रॉफिट, विच फर्म लाइकली टू अर्न मोर और मच प्रॉफिट ड्यू टू द एफर्ट्स पुट इन पास्ट और मेड इन पास्ट, ड्यू टू द एफर्ट्स मेड इन पास्ट। पिछले सालों में अपन ने जो एफर्ट्स किए थे उसकी वजह से फर्म फ्यूचर में मोर प्रॉफिट जनरेट करेगा। नंबर ऑफ परचेज ईयर, नॉर्मली ये चीज अपने को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये सारी चीजें क्वेश्चंस में गिवन होती हैं। अब बात करें कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट का अपना फॉर्मूला हो जाता है, एवरेज प्रॉफिट का अपना फॉर्मूला जो होता है वो हो जाता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि अब अपने को क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है। एवरेज प्रॉफिट अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज आप सबने कैलकुलेशन किया है, 6th में भी आ जाता है, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में अपन एवरेज कैलकुलेट करते हुए जाते हैं। सेम तरीके से अपने को एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन करना होता है। एवरेज प्रॉफिट दोबारा समझ लें, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सपोज इट मींस मैं यहां पर ये कहता हूं कि किसी एक फर्म में यानी कि AB लिमिटेड ने किसी भी एक फर्म में लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ रहता है और वो दिया हुआ है फर्स्ट ईयर में 10,000, सेकेंड ईयर में भी 10,000, थर्ड ईयर में 20,000 और 4th ईयर में फिर 20,000। अब अपने को यह कहा जाता है कि अगर एवरेज प्रॉफिट निकालें तो अपन ने फॉर्मूला क्या लिखा, टोटल प्रॉफिट इन चारों का टोटल, यानी कि 20, 20, 40, 40 और 10, 50, 50 और 10, 60, 60,000 टोटल प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 4। तो एवरेज प्रॉफिट की अगर बात करें तो वो कितना हो जाता है 15,000 एवरेज प्रॉफिट। इस एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेज ईयर्स जो कि ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन होते हैं, लेकिन अपन ने अगर मीनिंग की बात करें नंबर ऑफ परचेज ईयर्स का मीनिंग क्या होता है, तो अगर अपन कह सकते हैं कि नंबर ऑफ परचेज ईयर मींस द नंबर ऑफ ईयर्स विच फर्म लाइकली टू अर्न मोर प्रॉफिट्स ड्यू टू द एफर्ट्स डन इन पास्ट। नंबर ऑफ परचेज ईयर्स होते हैं, ये हमेशा अभी तक अपने 12th के स्टैंडर्ड तक क्वेश्चंस में हमेशा गिवन रहते हैं। तो अपने को इसको नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, अपनी गुडविल होगी। क्लियर है, सिंपल है एकदम मेथड कि नंबर ऑफ परचेज ईयर्स क्या होते हैं। और अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करी जाए तो अपन कहते हैं कि एवरेज प्रॉफिट, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। क्लियर है। लेकिन अब बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट के, एडजस्टेड प्रॉफिट की। अगर क्वेश्चन में कोई पास्ट एडजस्टमेंट्स दिए हुए होते हैं तो अपने को एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, यानी कि बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए। बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट यानी कि बिजनेस प्रॉफिट की बात करते हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं, बिजनेस प्रॉफिट की। अब बिजनेस के अंदर तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो एबनॉर्मल भी होती है, यानी कि अपन ये कहें कि व्हाइल कैलकुलेटिंग ऑफ बिजनेस प्रॉफिट इफ एनी एबनॉर्मल लॉस इज गिवन देन इट इज एडेड इन द कंसर्निंग ईयर्स प्रॉफिट। क्या करना चाहिए, इफ एनी एबनॉर्मल लॉस इज गिवन इन द क्वेश्चन इट इज बैक एडेड टू द कंसर्निंग ईयर्स प्रॉफिट। जिस ईयर का प्रॉफिट, क्योंकि अभी अपन ने एवरेज प्रॉफिट निकाला तो 4 इयर्स का दिया होगा, 4 इयर्स का प्रॉफिट था, यानी कि अगर कोई एबनॉर्मल लॉस जिस ईयर के प्रॉफिट में है उसको वापस ऐड कर दिया जाए। ठीक है। और अगर एनी एबनॉर्मल गेन इज गिवन इन द क्वेश्चन इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्निंग ईयर्स प्रॉफिट। ये उस ईयर के कंसर्निंग, जिस ईयर के प्रॉफिट से, यानी कि जो एबनॉर्मल गेन जिस ईयर से बिलोंग करता है उसको उसी ईयर के प्रॉफिट में से डिडक्ट कर दिया जाता है। क्लियर है, सिंपल सी चीज बताई। अपन ने क्या कहा, इफ एबनॉर्मल लॉस इज गिवन इन द क्वेश्चन देन इट इज एडेड टू द नॉर्मल प्रॉफिट विच इज कंसर्निंग ईयर। जिस ईयर से कंसर्न करता है, बिलोंगिंग करता है, उसी ईयर के प्रॉफिट में इसको वापस ऐड कर देना चाहिए। एंड इफ एनी एबनॉर्मल गेन इज गिवन इन द क्वेश्चन देन इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्निंग ईयर्स प्रॉफिट। कंसर्निंग ईयर के प्रॉफिट में से इसको डिडक्टेड कर देना चाहिए। अब अपन अपनी अगली बात करते हैं, तब अपन कहते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए अपने को एडजस्टेड प्रॉफिट चाहिए। पास्ट एडजस्टमेंट्स की ही बात हो रही है। पास्ट एडजस्टमेंट्स की बात ये हो रही है कि भाई आपको क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिए हुए हैं वो प्रॉफिट हैं, और उनके बाद में एडजस्टमेंट्स की बात कर लेते हैं। अब वो प्रॉफिट तो पिछले सालों के हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के हैं, और एडजस्टमेंट्स अपने को आज करना है। तो अपने को एडजस्टमेंट्स क्या करने होते हैं, सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और पूछा भी जाता है। यानी कि सबसे पहले अपन कहते हैं कि ऐड करने वाले आइटम्स कौन कौन से होंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन होंगे आपको एडजस्टेड प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हुए। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्या करना है आपको, सपोज यहां पर प्रॉफिट दिया हुआ है, इस प्रॉफिट के अंदर आपको ऐड करना है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखिए, इस चीज को समझने के लिए एक बार वापस अपन 11th में चलते हैं। 11th में आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। उस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग अगर आपने ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को ज्यादा लिख दिया था गलती से, और सपोज क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कम लिख दिया, दोनों एक ही चीज है, इसका इफेक्ट क्या हुआ कि ये आपके नेट प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। अब नेट प्रॉफिट को कम कर दिया, अपने को तो एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, इसको वापस बैक
एडेड कर लेते हैं, यानी कि वापस अपन इसको रिवर्स में ऐड कर लेते हैं। दूसरी चीज इसकी ऐड करने वाले आइटम में पहला आ गया, दूसरा आ जाता है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस की अगर बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं एबनॉर्मल लॉस? लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस और ऐसे लॉसेस जो बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड नहीं है, वो बिजनेस को ऑपरेट करके बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। तो एबनॉर्मल लॉस की बात करी तो मैं एग्जांपल दे देता हूं, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर एक्सेट्रा। थर्ड अपन कह देते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा था 11th में, यानी कि इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखने का मतलब ये हो गया कि उसने हमारे प्रॉफिट को कम किया होगा। अब दोबारा से इसको रिवर्स कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। थर्ड आ जाता है, फोर्थ आ जाता है अपना इफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर, any capital expenditure charge as revenue expenditure। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जिसको कि अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखना चाहिए था, वो अपन ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हुए उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया। एग्जांपल समझिए, अगर आपने कोई मशीन खरीदी है, परचेज की है, और उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस अपन क्या करते हैं, मशीन में ही ऐड करते हैं। लेकिन अगर गलती से आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हुए और उसको अपने P&L अकाउंट में लिख दिया, इट मींस उसने आपके नेट प्रॉफिट को कम किया होगा। वापस रिवर्स ऐड कर देते हैं। फिफ्थ आ जाता है नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस यानी कि नॉन रेकरिंग, नया वर्ड आया, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो कंटिन्यूअसली बेसिस पर नहीं होने हैं। सिंपल लैंग्वेज में तो ये बात थी, अपन ये कहेंगे कि नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर्स, विच आर नॉट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो इस साल हो गए लेकिन फ्यूचर में नहीं होंगे, ऐसे एक्सपेंसेस को भी अपन इसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। क्लियर है? तो ऐड करने वाले आइटम्स कौन कौन से थे, अपन ने 4-5 आइटम्स की डिस्कशन किया। पहला है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अपन क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेटिंग टाइम पर। ये कब करते हैं, जब अपने को एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए, अपने को एवरेज प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट एडजस्टेड है नहीं, तो अपने को क्या करना है, एडजस्टेड प्रॉफिट चाहिए, यानी कि एक्चुअल बिजनेस का प्रॉफिट चाहिए। उसके लिए ये सारे एडजस्टमेंट्स अपन इसके अंदर कर देते हैं। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर देते हैं। एबनॉर्मल लॉस अगर कोई है, एबनॉर्मल लॉस कौन कौन से, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर अगर कोई है तो दोबारा से ऐड कर देते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अगर है तो दोबारा से ऐड कर देंगे। कंसर्निंग ईयर्स प्रॉफिट, जिस ईयर में ये चीज हैपन हुई है, ये इवेंट हैपन हुआ है, उसी ईयर में ऐड करना है। फोर्थ अपन ने कहा एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वापस ऐड कर देते हैं। और नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में दोबारा नहीं होने हैं, यानी कि दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर्स आर नॉन एज नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। अब अपन बात करते हैं अपने लेस करने वाले आइटम्स की। तो लेस करने वाले आइटम कौन कौन से होंगे वो देख लीजिए। लेस करने वाले आइटम्स की जब बात करी जाती है तो अपन कहते हैं कि लेस में सबसे पहला आइटम नंबर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक।
ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। यानी कि जो ऐड करने वाले आइटम थे जिनके अंदर अपन ने ऐड किया था, तब अपन ने क्या किया था, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को ऐड किया था। इसका जस्ट रिवर्स करना है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को क्या करना है, अपने को लेस करना है। ठीक है, अब यहां पर अगर दिया जाता है एबनॉर्मल गेन, अगर एबनॉर्मल गेन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको अपने को क्या करना होता है, लेस करना होता है। थर्ड अपना आ जाता है नॉन रिकरिंग इनकम। नॉन रिकरिंग इनकम, नॉन रिकरिंग इनकम कौन सी, यानी कि नॉन रिकरिंग इनकम मींस दोज इनकम विच नॉट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर्स आर कॉल्ड एज नॉन रिकरिंग इनकम। फोर्थ अपना आ जाता है इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, इसका अपन डिस्कशन करेंगे जब अपन सुपर प्रॉफिट मेथड को कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड का डिस्कस करेंगे, उस टाइम पर अपन इसको डिस्कस करेंगे। फिफ्थ इसका आ जाता है इफ एनी रेम्यूनरेशन गिवन टू द पार्टनर, इफ एनी रेम्यूनरेशन given to the partner not deducted। अगर कोई रेम्यूनरेशन पार्टनर को दिया गया है और वो डिडक्टेड नहीं है तो डिडक्ट कर देंगे। लास्ट आ जाता है फ्यूचर एक्सपेंसेस, फ्यूचर एक्सपेंसेस, एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस। एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस का मतलब है कि सपोज अब अपन इसको बात करें तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका आता है इंश्योरेंस प्रीमियम का, कि इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करना है अपने को। अपन ने किसी गुड्स का अगर इंश्योर्ड करवाया है तो उसका इंश्योरेंस का प्रीमियम करना है, वो इंश्योरेंस प्रीमियम तो अपने को लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए करना होगा। तो फ्यूचर एक्सपेंसेस है अगर, तो वो भी अपने को इसमें से लेस करने हैं, यानी कि लेस करने वाले आइटम्स अपन ने यहां डिस्कस किए हैं। क्लियर है? तो अपन ने क्या कहा, अपन ने एवरेज प्रॉफिट का मतलब पढ़ा, अपन ने नंबर ऑफ परचेज ईयर्स की बात करी। अब एवरेज प्रॉफिट के एडजस्टेड प्रॉफिट की बात करी। क्वेश्चन के अंदर हमेशा एडजस्टेड प्रॉफिट नहीं आता है, तो अपने को क्या करना होता है, एडजस्टेड प्रॉफिट बनाना होता है पहले उसको। अब एडजस्टेड प्रॉफिट बनाने का मतलब क्या होता है कि अपने को एक्चुअल बिजनेस एक्टिविटी से जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है अपने को वो प्रॉफिट चाहिए, यानी कि अब उस प्रॉफिट के अंदर एबनॉर्मल लॉस भी होगा, एबनॉर्मल गेन भी होगा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी होगी। ठीक है, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज कर लिया, इंक्लूडेड होगा। तो वो सारी एडजस्टमेंट्स क्या क्या करने होते हैं वो सारी चीजें अपन ने आज डिस्कस करी। अब इसी चीज को अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसी को अपन एक अपने एग्जाम्पल के थ्रू अपन डिस्कस करते हैं। मैं यहां पर यह कहता हूं कि दो पार्टनर हैं, कौन कौन, हरि और कृष्ण। देयर आर टू पार्टनर एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। दे एडमिटेड एज श्याम एज ए पार्टनर। इन्होंने क्या कहा कि श्याम को एक नया पार्टनर बनाया फॉर 1/5 शेयर्स, यानी कि प्रॉफिट में 1/5 शेयर के लिए। अब जब श्याम को नया पार्टनर बनाया तो गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत हो गई। नीड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ा था अपन ने, व्हेन एडमिटेड इन द फर्म न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म। यहां पर नया पार्टनर एडमिटेड हो रहा है तो अपने को वैल्यूएशन चाहिए गुडविल की। अब इसने कहा कि फॉर दिस पर्पज, इसी पर्पज से गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years ऑफ परचेज ईयर, यानी कि 3 परचेज ईयर्स का। परचेज ईयर हमेशा क्वेश्चन में गिवन होते हैं, तो नंबर ऑफ 3 years ऑफ परचेज ईयर। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों का प्रॉफिट है। अब वो प्रॉफिट कौन कौन सा है वो देखिए। 5 साल 2013-14 में प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000 का। 2014-15 में प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000 का। 2015-16 में प्रॉफिट दिया हुआ है 75,000 का। 2016-17 में प्रॉफिट है
25,000। अब ब्रैकेट के अंदर है, इट मीन्स ये क्या हो गया, लॉस हो गया, नेगेटिव वैल्यू है। और 2017-18 के अंदर अपना प्रॉफिट दिया हुआ है वो है 50,000 का। कैलकुलेशन मेथड करनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला अपन ने लिखा था, तब क्या लिखा था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। एवरेज प्रॉफिट अपने को इसका कैलकुलेट करना है, लेकिन इसके अंदर एक चीज और कह रखी है, ये कह रखा है व्हेन 2014-15 का जो प्रॉफिट है वो चार्जिंग 10,000 एबनॉर्मल लॉस, यानी कि इसके अंदर 10,000 का एबनॉर्मल लॉस चार्ज किया हुआ है। अब अपने को क्वेश्चन कैलकुलेट करना है, यानी कि अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन करना है तो अपन ये कहते हैं कि 2013-14 का प्रॉफिट कितना हुआ, 50,000 का ही हो गया। 2014-15 का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 40,000, लेकिन साथ में एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है। अब एबनॉर्मल लॉस को क्या करना चाहिए अपने को, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए ऐड करना चाहिए, लेस करना चाहिए, लॉस है इट मींस ऐड कर देना चाहिए। तो इसको इसके अंदर ऐड कर दिया अपन ने, तो ये हो गया अपना 50,000 का। बाकी किसी भी ईयर के अंदर अपना है नहीं कोई भी चीज एडजस्टमेंट, तो ये हो गया अपना 75,000 का। ये नेगेटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी 25,000 की, और ये 50,000। अपन इसका टोटल कर लेते हैं, तो टोटल करते हैं तो ये कितना हो गया, 2 लाख। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए, तो एवरेज प्रॉफिट की अगर बात करें तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब टोटल प्रॉफिट कितना आया अपना 2 लाख, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 5, यानी कि एवरेज प्रॉफिट कितना आता है अपना 40,000। अब अपन गुडविल की अगर बात करें तो गुडविल के लिए अपना फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, यानी कि एवरेज प्रॉफिट अपना कितना था 40,000 इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स कितना हो गया 3, तो ये हो गया 1,20,000 गुडविल की वैल्यू होगी सब। ये वैल्यू किसकी हुई, गुडविल की। यही तो चीज अपन ने डिस्कस करी है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से अपन जब सॉल्यूशन करेंगे तो अपना फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट अपन ने एडजस्टमेंट्स के साथ में था तो अपन ने एडजस्टमेंट्स किया, एडजस्टमेंट्स के बाद में अपन ने टोटल एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट किया, उसको नंबर ऑफ परचेज ईयर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आज की इस क्लास में अपन ने फर्स्ट मेथड को समझा है, जिसके अंदर भी एवरेज मेथड जो था उसके अंदर अपन ने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करी। इन आवर नेक्स्ट क्लास अपन बात करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की। तब तक आपको करना क्या है, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी, इसको रिकॉल करना है। ठीक है, थैंक यू।